बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामान का जो इजलास था वो अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हुआ, लेकिन दूसरी जानिब आज हुकूमत और अपोजिशन के माबैन वो मुज़ाकरात का राउंड जो होने से पहले एक मुअम्मा बना हुआ था, जिसमें तहरीरी इश्काल के अंदर अपने मुतालबात पेश किए जाने के ऊपर इसरार किया जा रहा था, बिल आखिर आज वो तीसरा दौर भी मुकम्मल हो चुका। लेकिन उस दौर के मुकम्मल होने के बाद जो हुकूमती साइड के ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो एलामिया जारी किया गया बकौल राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उसमें अपोजिशन के मुतालबात के ऊपर यह कहा गया कि इसका तो जवाज़ ही नहीं बनता, और फिर यह भी कहा गया कि जो अपोजिशन है वो अपने मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो चुकी है। ये दो चीज़ें हुकूमत ने कैश करवाने की कोशिश की कि बैकफुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई कि पहले दिन से वो जिस मुतालबे के ऊपर कायम थी, तहरीरी तौर पे पेश किए गए मुतालबात में वो मुतालबा ही मौजूद नहीं था। दूसरा, जुडिशल कमीशन के क़याम की जहाँ तक बात थी तो उन्होंने कहा कि इसका क़याम जो है वो अमल में लाना जो है वो नागुज़ीर एक अलग मामला है, इसकी तो वो वजह ही नहीं बनती। ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात हैं, बिलखुसूस बैरिस्टर गौहर के बयान, मुलाकात का एक जो हवाला दिया गया, उस मुलाकात में मुज़ाकरात किसी और जगह भी होने का हवाला दिया गया, जिसकी तरदीद आई और जिसको लेकर अब बहस मुबाहिसा मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है कि ये क्या बनेगा। कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि मुतालबात जो हैं वो मान लिए जाएंगे, लेकिन उन मुतालबात में मैंडेट की वापसी का जब मुतालबा ही मौजूद नहीं है तो जो मान लिए जाएंगे उससे पॉलिटिकल नैरेटिव किसका मजबूत होगा या बेनिफिट किसे मिल सकता है। तो आज के इसी मंजरनामे पे कुली तौर पे इहाता करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि आज मुज़ाकरात का तीसरा राउंड क्या हुकूमत की फतह है या हुकूमत इसे अपनी फतह के बयानिए के तौर पर बनाना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, आज अगर कोई शख्स ये बात कहे कि यह हुकूमत की फतह है तो मैं उस शख्स को यही कहूँगा कि या ये पागल हो गया है या ये दीवाना है, तो या फिर ये अकल से बिल्कुल फारिग है। आज फतह हुई है अपोजिशन की। आप ज़रा गौर करें, वो सारे मुतालबात सामने रखें। क्या उस मुतालबे में ये है कि इमरान खान को रहा करें? नहीं। क्या उस मुतालबे में ये है कि हमारे केसेस ख़त्म करें? नहीं। नहीं। क्या उस मुतालबे में ये है कि जनाब हम माफ़ी मांगते हैं? नहीं भाई, उस मुतालबे में तो बड़ी क्लियर सी साफ सी और चीज़ें हैं कि जनाब आप इस पे जुडिशल कमीशन बना दें। यह भी नहीं है कि हमारी मर्जी के जजेस बना दें, यह भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि यहाँ का चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में बना देना, क्लियर होगी बात। अब इस सारे जो मुतालबात थे उनको लेकर असूल क्या बनता था, ये आप किसी अंधे को भी बताएंगे ना, किसी ऐसे शख्स को बताएंगे जिसे किसी चीज़ का ना भी इल्म हो, तो वो भी आपको कहेगा असूल क्या बनता था। असूल ये बनता था, ये लेते उसको कमेटी के बाकी मेंबरान के साथ डिस्कस करते, आज सिर्फ ये कहते जनाब हमारा तीसरा इजलास हुआ, उसमें ये मुतालबात पेश किए गए हैं, ये काबिल अमल हैं या नहीं, इस पर कोई फ़ायदा होगा या अमल होगा या ये क्या चीज़ है, और डिस्कशन के बाद करते हैं। उसके बाद कहते हैं जनाब हम इसका जवाब देंगे। ये भी बाई रिटर्न लिख के देते उन्हें कि जनाब आपने मुतालबा नंबर 1 लिखा है फलां, इसका सबूत दें। आपने मुतालबा नंबर 2 लिखा है फलां, इसके सबूत दें। आपने मुतालबा नंबर 3 लिखा है फलां, इसके सबूत दें। 3 का सबूत दे दें, हम उसकी बुनियाद पर काम शुरू कर देते। ये एक सिंपल सा था। होता क्या है कि इसी कमेटी के इजलास के ख़त्म होने के बाद अचानक से टीवी चैनल्स पर खबर चलती है। बैरिस्टर गौहर भी तस्दीक कर देते हैं जिस खबर की, अली अमीन गंडापुर भी तस्दीक कर देते हैं, सिक्योरिटी ज़राए भी ये तस्दीक कर देते हैं कि मुलाकात हुई, और सिक्योरिटी ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर देते हैं कि वहाँ पर सियासी बात करने की कोशिश की गई। अब हुई या सियासी बात नहीं हुई, क्या सिलसिला है क्या नहीं, लेकिन ये तस्दीक
हो जाती है। अब इस सारी चीज़ों के बाद अगर वहाँ पर यही कहा गया है कि आपने सियासी फोरम में जाके सियासी बात करें, तो ये भी पीटीआई की फतह है। इसलिए फतह है कि पीटीआई को जो लोग समझ रहे थे कि इनके लिए अब कोई सियासी फोरम नहीं है, ये भी बात नहीं खत्म होगी ना, है ना सियासी फोरम, और तस्लीम किया गया एक सियासी जमात है ना, तो कहा गया कि सियासी फोरम पे बात करें। और मैं सिक्योरिटीज राय की बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब की और सदीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना, और उस पर एक तरफ उन्होंने कहना कि हम कमेटी पर सलाह मशवरा करेंगे, और दूसरी तरफ इनकार ही कर देना कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो। फिर उसके जवाब में हामिद रज़ा साहब ने जो कहा, जनाब आप कमीशन तो बनाए, सबूत हम देंगे ना, आप फलां तो करें, सबूत हम देंगे। तो इसलिए आज अगर आप जीत देखते हैं ना, तो आज जीत हुई है यासिर साहब अपोजिशन की। अब उस जीत के कौन कितना हजम करता है, कौन कितना हजम नहीं करता, ये एक बात की बात है। आज का दिन क्या कोई टीवी चैनल ऐसा था जिस पर ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई? सभी पे हुई। और क्या कोई टीवी चैनल ऐसा था जिसमें इसके अलावा कुछ और डिस्कस हुआ हो? अब शाम के प्रोग्राम तक, तो फिर जीत किसकी हुई? अपोजिशन के मुतालिबात पे ही तो मुज़ाकरात थी। बहुत बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब अगर हुकूमत उन मुतालबात से भागती है तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, और अगर हुकूमत उन मुतालबात को मानती है फिर भी हुकूमत जो है वो जाती है। वो कहते हैं एक ऐसे शिकंजे में ये फंस गए हैं कि निकलना चाहे निकल नहीं सकते, रहना चाहे रह नहीं सकते, भागना चाहे भाग नहीं सकते, खड़े होना चाहे खड़े हो नहीं सकते। इनको बड़े तरीके से फंसा लिया गया है। जो कहते थे मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, मुतालबात पेश करें, अब उन्होंने कहा जी आप कमीशन बनाए, हम सबूत ले आएंगे। अच्छा, हुकूमत समझदार होती, कमीशन बनाती, कहती सबूत लाओ। सबूत ना आते ये तो हम एक कमीशन हमेशा हुकूमत की फेवर में जाते हैं, तो ख़त्म हो जानी थी बात। लेकिन वहाँ पर समझदार ज़्यादा लोग बैठे हैं, ताकत के नशे में सरचूर हैं। और एक चीज़ और समझ नहीं आती कि जब किसी कमेटी का एलामिया जारी होता है तो एलामिया में तो फरीक सारे ही होते हैं। चले एक एक फरीक भी एलामिया जारी कर सकता है, ये एलामिया सिर्फ हुकूमती साइड से ही जारी होता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था जो आज जिस तरह उन्होंने बात की है ना, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है ये बात। आज उनको तो यही कहना चाहिए। वो तो आके फैसला सुना गए। मैं और कहना वो तो वाइंड अप कर गए ना सारा। उन्होंने क्या समेटो समूटो दुकान तो बंद करो की चार तीन दिहाड़ियाँ, तीन दुकान के उत्ते लालतियाँ दिहाड़ियाँ, हूँ चौथी दिहाड़ी क्यों लाई है? तो ये तो बड़ा क्लियर हो। लेकिन ज़हन में रखिएगा कल का दिन भी बड़ा अहम दिन है। कल कप्तान को सज़ा देनी है, क्या कल का फैसला आ जाना है, कप्तान को बरी करना है। अच्छा, दोनों सूरतों में कल भी तहरीक इंसाफ की जीत होनी है, दोनों सूरतों में आप देख लीजिएगा। वो कल के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे और पूरे साको वाक के साथ सामने रखेंगे कि जनाब ये देखें यह जीत होगी दोनों सूरतों में। ये अच्छा मज़े वाली बात है, चूँकि अदालती फैसले हम और मैंने डिस्कस किया था कि अब जब तक फैसला नहीं आता हम इस पर बात नहीं करते, लिहाजा बातें तो बहुत है, कल आने दें तो फिर उस पर करेंगे। मैंने आज बड़े मुश्किल से बड़े बड़े कागजात इकट्ठे किए हैं, ये वो नहीं है। अच्छा, ये जो आप बड़े गौर से देखते हैं ना आप ये वो नहीं है। ये वो मैंने कल एक बात की थी ना कि मैं एक अस्पताल में गया था, वहाँ पे मैंने कुछ लोग देखे, तो ये वो है, वो अभी डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास टाइम होगा 2-3 मिनट में वो डिस्कस कर लेंगे हम। तो आज जीत अपोजिशन गई है, कल का दिन किसका होगा? लेकिन असल चीज़ ये है, आज एक सवाल बड़ा उभर रहा है कि पाकिस्तान से कोई बड़ी शख्सियत क्या अमरीकी सदर की तकरीब में जा रही है? बिलावल यार मैं बड़ी शख्सियत हुकूमत की कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि इत्तेहादी नहीं। अच्छा, आपने हुकूमत साथ में लगा दी है, इतनी मेहरबानी कर दी। नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब से किसी ने आज पूछा ना, तो उन्होंने कहा हमने क्या करने जाना है। बिलावल तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारे तो ज़ाती मरासिम है। तो और भी बहुत से लोग ज़ाती मरासिम का दावा करते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी ना कि ज़ाती ने के
क्या है ये तो देखो। लेकिन यासर यार कल वाली मैं चाहूँगा वो एक जी था, कल मैं गया ना मी हॉस्पिटल, आज मैं दोबारा गया, मैंने कहा यार मैं डॉक्यूमेंट्स लूँ। बड़ी मज़े वाली बात है, ये आप अगर तस्वीर देख रहे हो, ये दो नौजवान हैं जो बेचारे इनको गोलियां मार दी गई कि आपने स्मगलिंग की है। अच्छा, अगर स्मगलिंग किया पकड़े उन्हें, गोलियां मार के नहीं बनता ना। उनका कहना है कि जी हम दुनिया, हमारे पास वीडियो है, उनका कहना है कि हमारे पास सारा कुछ है, हम तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे वीडियो भी दे दी है। अच्छा, उन्होंने मुझे वीडियो भी दे दी है। उन्होंने कहा हम सबूत सारे सामने रख सकते हैं, चीज़ें ला के रख सकते हैं कि ये देखें कि इसके अंदर किसी एक जगह, ये एक मोहसन सत्ती है और एक मोहम्मद मुनीर है, ये दोनों जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, कि ये कहते हैं हमारे साथ इससे बड़ा जुल्म क्या है कि हमें गोलियां मारी गई, हम पे झूठे मुकदमे किए गए, ऐसे मुकदमा किए गए कि खुद कस्टम के लोग सामान निकाल रहे हैं, वो वीडियो है। अच्छा, हम जिस टाइम चाहेंगे चला सकते हैं, कस्टम का भी इसमें मौका आना। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनको अगले दिन ही दो देखो टांगों पे देख रहे हैं किस तरह गोलियां लगी हुई हैं, अगले दिन ही अस्पताल से जबरदस्ती पुलिस डिस्चार्ज कर देती है कि केस ना बने। जब ये मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो ये मजिस्ट्रेट के आर्डर है, मजिस्ट्रेट सीसीपी लाहौर को भी आर्डर लिखता है इस पे कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और फिर मजिस्ट्रेट कहता है कि इन्हें दोबारा अस्पताल लेकर जाओ, वहां पर इन्हें रखो, इनका इलाज कराओ। ये हालात है जिस मुल्क के अंदर आप ये अंदाजा लगा ले, अगर ये, मैं फिर वो कह रहा हूं, अगर ये स्मगलर हैं तो उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए हर चीज़ मौजूद। लेकिन अगर नहीं है, इसमें जो हैरान की वाली बात है जो मैंने देखी, मैंने पहले आज सोचा कि आज चलाऊँ इसे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके लिए हम कस्टम वालों से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप अपना तर्जमान भेजें, वो इसका जवाब दे, ताकि हम वन साइड कोई चीज़ नहीं करेंगे कि एक गोदाम के अंदर से कई दुकानों को तोड़ के करोड़ों रुपए का सामान निकाल रहे हैं कस्टम वाले, और उस सामान को निकालने के बाद उसकी एफआईआर भी इन लोगों पे दे रहे हैं। वीडियो में सामान कस्टम वाले निकाल रहे हैं, एफआईआर चोरी की इन पे दे रहे हैं। वो कहते हैं हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमें मारा भी गया, हमारे साथ जुल्म भी किया गया, पुलिस वाले के पास अच्छा, मैंने एक पुलिस वाले से पूछा मुकामी, मैं कहा यार इसका क्या है मुझे, उसने कहा भाईजान ये है बेगुनाह, पर साढ़े वास्ट नहीं गा किसी ने कर सकिए, दबाव पर है। तो मैं तो कहता हूँ वज़ीर आला साहब इस तरफ भी ध्यान दें, इसको भी देखें, और साथ आज आपके दोस्त ने, जवाद अहमद ने जो किया है मेरे सारे दोस्त हैं, ऐसे सारे दोस्त मेरे ही हैं। वो रिक्शा के पीछे पड़ता था ना, हाँ, सारे मसाइल का हाल जवाद अहमद, हाँ, पढ़ते थे ना आप भी। यार कमाल कर दिया उसने, देखिए ना फुटेज आपने देखी। यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो बड़े लोग होते, अच्छा क्या वो पकड़ा जाएगा? ये तो वक्त बताएगा सर। क्या वापडा उस पर भी कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा? उसकी तो वीडियो है ना, सारा कुछ है, क्या उसको जेल के अंदर फेंकेंगे? सवालात तो बहुत हैं, लेकिन सवालात के जवाबात क्या निकलते हैं और वक्त के तनाजुर के अंदर उनसे क्या क्या निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे पर नाज़रीन बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। राना साहब, कल वाले मामले के ऊपर गुफ्तगू सुनवाते हैं कि कल जो एक्सपेक्टेड मामला है केस के हवाले से, अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दे दिया गया, और सलमान अकरम राजा साहब का इस मामले पे क्या कहना है, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। रकम के हवाले से किसी अदालत ने बरतानिया में ये नहीं कहा कि ये रकम पाकिस्तान की रकम है, रियासत पाकिस्तान की रकम है, बल्कि ये भी नहीं कहा कि ये किसी जुर्म से हासिल करदा रकम है। एक पूरी कहानी बनाई गई। ओपन एंड शट केस कहाँ है? ये ओपन होगा और ये शट होगा। राना साहब, ये लतीफ़ खोसा साहब क्या हिमायत कर रहे हैं या जाल में फंसा? नहीं, अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब की ही बात को मान लिया जाए ना, तो फिर भी जाल में नहीं फंसते, फिर भी जाल में नहीं फंसते। मतलब अगर एक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंसी दिखाती है कि जी हमने पैसे वसूल करवा लिए हैं, ये हमारा क्रेडिट है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो सारे क्रेडिट ये लेते जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चलेगी, वो भी क्रेडिट ये लेते हैं। पेट्रोल महंगा करना हो तो उसका भी ये क्रेडिट लेते हैं, बहुत महंगा होना से थोड़ा किता है।
तो ये सारे क्रेडिट तो लेते हैं ना, तो इसमें कोई चीज़ नहीं। असल बात ये है यासिर साहब, साइफर आया तो हुकूमती लोगों ने कहा जनाब ये हकीकत आप ये नहीं बचते, आला अदालतों में गया काम मुक गया। इद्दत केस आया तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, बाइस शर्म थी, वो भी ख़त्म हो गया। तोशा खाना आया तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, वो भी ख़त्म हो गया। इस केस में कल क्या फ़ैसला आता है, ये तो कल सुबह जुमे का दिन भी है, देखेंगे क्या फ़ैसला आता है। लेकिन फ़ैसला कोई भी है, अगर तो नीचे से फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आता है, मैंने पहले भी कहा, फिर भी उसकी फतह है। और अगर उसके हक़ में नहीं आता तो फिर भी ये कितना बड़ा बयानिया बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। राना साहब इसी में मजीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान JUIFA असलम ग़ारी साहब। असलम ग़ारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम ग़ारी साहब, कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की, एक निजी TV चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी मामलात सारे तय हो गए हैं, कमीशन बनेंगे, लेकिन ये 8 फरवरी के इलेक्शन वाला मामला नहीं होगा, दूसरे कमीशन बनेंगे, रफ्ता रफ्ता कैदियों की रिहाई भी हो जाएगी, खान साहब भी जो हैं वो कुछ महीनों में आ जाएंगे बाहर। ये सियासी राय है, ये इत्तला है, या ये पेशीन गोई है? मेरा ख्याल आपने खुद ही जवाब दे दिया, ये कुछ सियासी राय लग रही मुझे, इसमें कोई ऐसी चीज बातें तो नहीं हो रही, क्योंकि जो अंदाज इन लोगों ने अपनाया हुआ है दोनों फरीकों ने, मैं आज देख रहा था TV पे कि दोनों फरीकों में तहम्मुल नाम की चीज नहीं है। ऐसा तो लगता है दोनों फरीकी अपनी अपनी जगह पे, किसी ने इनको कान से पकड़ के बिठाया कि इधर बैठो और बैठ के मुज़ाकरात करो, लेकिन दोनों दिल से नहीं चाह रहे। और इस तरह के दोनों तरफ से आज भी आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सदीकी साहब थे और उनके साथ राणा साहब जो कुछ कह रहे थे, तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो बड़े खुले दिल के साथ दोनों फरीक़ैन बैठते हैं। और लाजमी है, ठीक है, अगर उन्होंने 22 नुकात दिए हैं तो 22 लाजमी तो नहीं है, आपने 56 नुकात हमें भी दिए थे, हमने मुज़ाकरात से उनको 34 डिलीट करवा दिए थे आपसे। तो ये मुज़ाकरात में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि मुज़ाकरात के ऊपर सख्त रवैया अपनाना, उनका ये कहना कि इतने दिन के अंदर इनको फाइनल करो, ये मेरा ख्याल दोनों तरफ से जो सख्ती है ना, ये मुज़ाकरात की कामयाबी मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा, और ऐसा लगता है कि टाइम पास। जी गौरी साहब, बात आपने दुरुस्त की है। आज उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए, क्या कमेटी को नहीं चाहिए था कि पहले आप आपस में बैठते, पूरी कमेटी जो हुकूमती है इस पर गौर करती, और गौर करने के बाद बाकायदा खुद भी बाई रिटर्न लिख कर देती उन्हें कि इतनी देर में अमल नहीं हो सकता, जिस तरह ये बाई रिटर्न मांग रहे थे कि हम आपको जवाब भी बाई रिटर्न देंगे, यही बात हो रही थी ना। और आज ही मीटिंग के ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर बस यही कह दिया गया, चुको जो बोरी बिस्तरा से निकलो। देखिए, ये ब्रीफिंग, मैंने वही तो अर्ज किया ना कि ये ब्रीफिंग हो रही है और सदीकी साहब ब्रीफिंग दे रहे हैं, और ब्रीफिंग के साथ ही राणा साहब अपने उसको जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो मुनासिब नहीं था। ये तरीका है ही नहीं मुज़ाकरात का, लगता नहीं है ये कि दोनों फरीक, मैंने पहले भी अर्ज किया, शायद तो दोबारा जुमला मुनासिब नहीं है, कि लगता है दोनों किसी ने कहा है कान से पकड़ के बैठो, इधर बैठे, और दोनों बैठने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे मुझे। आप क्या समझते हैं कि अगर बैठाए गए हैं, फर्ज कर रहे हैं इसी मफरूज़े के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर सर मर्जी तो इनकी नहीं है ना, फिर तो ठीक है ये बयानबाजी होगी, तो इसका मतलब ये समझे कि इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो जरूर निकलेगा जो तय हो चुका है। देखिए, नतीजा तो सावधान है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जो वहाँ पर बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। आज देखें, कल उन्होंने इनकार किया, आज इकरार किया, आज कहीं इनकार और कहीं इकरार, और मुज़ाकरात कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं। और हो सकता है ये फेस सेविंग ही हो, जो कमेटियां बैठी हुई हैं और मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। मेरा ख्याल रिलीफ तो उनको देना पड़ेगा, और रिलीफ इनको लिए बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क है, और मुल्क में इस वक्त आप समझे 1 साल गुजर गया है, और हुकूमत जो बाहर से इंटरनेशनल अदालत से आप राब्ते करते हैं लोन के लिए, किसी चीज के लिए, तो कहते हैं आपका मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल, घर में लड़ाई हो तो कर्जा देते हैं यार बाहर से। तो ये जब तक ये चीजें हैं तो इनके लिए, हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। हुकूमत को चाहिए इस मसले को फिलफौर हल करे, और लाजमी नहीं होता कि 22 के 22 चीजें उनको दे, 22 रुकात पूरे अमल दरामद होंगे जो जरूरी है। देखो, कोई जुडिशल कमीशन को ऐसा तो नहीं है मुतालबा, उसको मान लेना चाहिए इनको, उसमें कौन सा हर्ज है। और तो ये मैं चीजें मैं समझता हूँ। कल राणा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जज कौन से होने चाहिए, उनका TRO क्या होने, तो कल तो बड़ी अच्छी बातें थी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ हैरान कर दिया। राणा साहब तो बड़े समझदार आदमी है,
लगता है ये क्या उनसे कहलवाया है किसी ने? अच्छा, वो अगर इन मुज़ाकरात की टेबल आज सजी, लेकिन आप गौर करें कि इस मुज़ाकरात की टेबल के सजने से पहले हुकूमत की तरफ से बड़े शदीद तरीन रद्दमल का इजहार किया जा रहा था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे वज़ीर आला से लेकर वज़ीर दिफा तक। मेरा ख्याल हुकूमत को पता चल गया होगा कि कल गौहर साहब की मुलाकात हो गई है, तो इसलिए वो इस तरह का रद्दमल दे रहे होंगे। मैसेज कहीं और भी दे रहे होते हैं बास पर। और मैं एक बात और अर्ज करूंगा आपको कि जब मुज़ाकरात होते हैं ना, मीडिया पे नहीं होते। अब देखो हमारी पूरी 26वीं तरमीम में आप देख कितने दिन मुज़ाकरात हुए, लेकिन मीडिया पे नहीं हो रहे थे। मुज़ाकरात जहां हो रहे थे वहीं हमारे हो रहे थे, और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता डिलीट भी करवा रहे थे, आपस में बैठ भी रहे थे, उठ भी रहे थे। तो ये तो सारे मुज़ाकरात इस वक्त मीडिया पे हो रहे हैं। एक फ्रीक आता है मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाता है, दूसरा फ्रीक आता है मीडिया पे दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब इस सूरत हाल में मैं तो हैरान हूँ कि इस सूरत हाल में मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी इनकी चल रही है उसमें कुछ शायद रिलीफ दोनों तरीकों के लिए जरूरी होगा। पीटीआई के लिए भी जरूरी होगा कि वो कोऑपरेट करे इनके साथ, और इनके लिए भी जरूरी होगा, हुकूमत के लिए भी जरूरी है कि अमन अमान क्या मसाइल इनके सामने है। खुद पीटीआई की अपनी हुकूमत है केपी में, वहाँ सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान में इस हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का हिस्सा है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ क्या सूरत हाल है आपके सामने है। सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने है। इन सूरत हाल में कम अज कम इन्हें सियासी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। सियासी मामला को हुकूमत को खुद की अपनी फेवर में है हुकूमत के कि इन मामला को दुरुस्त करे। अगर दुरुस्त नहीं करेगी तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात आगे जाके पैदा होंगी, और हो रही हैं, पैदा नहीं होंगी बल्कि हो रही हैं। और इनको कई जगह पर कई फोरम से जवाबदेह होना पड़ रहा है इन मामला को। अच्छा, असलम गौरी साहब, आप मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत को अच्छा दे रहे हैं, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन को दे रहे हैं। इस पे सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बोल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बोल रही है, वो लोग जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो नहीं बोलती हुई दिखाई देती, ना उनके चेयरमैन, ना वो लोग जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, ना कोई और। उनकी खामोशी की वजह क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मुतनाज़ा होने से बचाना चाहती है, और वो पीटीआई की तरफ एक अच्छा रिस्पांस भी देती है। फिर इनसे ऐसी चीजें भी होती हैं कि इनके दरमियान में मामला खराब भी हो जाते हैं। पिछले दिनों बिलावल साहब और इनके दरमियान में सख्त नोकझोंक भी हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन पीटीआई पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी की उठाने के लिए तैयार नहीं चाहती कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ हो रहे तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ले। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने तो ये कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद इसको फाइनल करेंगे, तो पीपल्स पार्टी उसमें से निकल नहीं सकती। ठीक है, बयानबाजी नहीं कर रही है, लेकिन ये कि इस सारी पोजीशन से पीपल्स पार्टी अगर दामन बचाना चाहे तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, और पीपल्स पार्टी इसमें शामिल रहेगी आखिरी वक्त तक। और साहब, आपके पास इतला क्या है, मुज़ाकरात जैसे भी हो रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं, या मुज़ाकरात की जो भी टेबल सजी हुई है, ये पाया तकमील तक पहुँचेगी, पहुँचानी पड़ेगी, या टूट गई तरह का करके? वैसे ये आखिरी वाली जो बात आपने कही है ना, चांसेस उसके ज्यादा हैं, और उसमें दोनों पक्षों का नुकसान है। लेकिन ये है कि दबाव भी है, दबाव के बाद ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, वरना तो जो 26 नवंबर को वाकया हुआ है उसके बाद तो देखा जाए तो पीटीआई कमजोर तो हुई है। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे? इसका मतलब ये कोई दबाव भी इन पर है कि ये मुज़ाकरात करो, इनके साथ बैठो। और वही बार फिर मैं बात करूंगा ना कि जब वो मुज़ाकरात वाला माहौल खुद नहीं बना रही, हुकूमत नहीं बना रही, मुज़ाकरात वाला माहौल ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब वो मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहे, और इस तरह की सूरत क्रिएट। दूसरा, पीटीआई के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर तो पीटीआई के अंदर है, लेकिन वो भी ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, सख्त जुमले, सख्त बातें। और अगर मैं यहाँ पर अगर पीटीआई के तर्जमान की बात ना करूँ तो ज्यादती होगी, कि पीटीआई के तर्जमान लबो लहजे से बहुत सख्त जुमले कहे जाते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचता है। उनको भी थोड़ा सा इसमें लिहाज करना चाहिए। और चूंकि पीटीआई का प्रॉब्लम इसमें यह है कि उनके जो चेबाली चेयरमैन वो जेल में है, और बाहर जो लोग हैं वो हर कोई ये उनका वफादार बनने की कोशिश में अपनी सोच के मुताबिक बयान दाग देता है, जिसके लिए मसाइल पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है, चेयरमैन साहब हैं या असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, इन लोगों के लिए मसाइल तो पैदा हो रहे हैं बाद। अच्छा, अगर मौलाना साहब को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप दोनों फ्रीकैन को बैठाएं और बैठाकर इसका हल निकालें, तो क्या मौलाना साहब 26 महीनी तरमीम की तरह इसका भी कोई हल निकाल लेंगे?
मैं समझता हूँ अगर वो आए इस पे तो है ना, दोनों फ्रीक आए तो सही। अभी तक तो हमें पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम तक तो बहुत जबरदस्त जिंदाबाद, हमें हमारे हाथ भी चूमते रहे, बहुत अच्छा भी किया। लेकिन अभी तक ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पे हमें उन्होंने किसी भी सतह पे हमसे एतमाद में नहीं लिया है। और जब उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया है तो हमें नहीं पता वो असल पे चाहते क्या। जब आदमी मिलता है, बहुत सी चीजें मीडिया पे नहीं होती, जब मिलने पे बैठने पे गपशप में बहुत सी चीजें निकल आती हैं। तो हम इस वक्त तक तो अंधेरे में हैं, हमें पता नहीं कि वो चाहते क्या है और हो क्या रहा है। आज जो कुछ मीडिया से हमें मिला है यही चीज है, और हुकूमती जराए से भी जो हमें खबर मिल रही है, हुकूमत के तो एक दो आदमी से रब्ता भी हुआ है, तो उन्होंने तो ये कहा है कि हम इस पर संजीदा हैं, लेकिन बाज़ाहिर संजीदगी नजर नहीं आ रही। अच्छा, पीटीआई ने आपसे मुशावरत नहीं की, लेकिन इस पूरे माहौल में मुतासरीन तो सारे ही हैं। ये जो सियासी केओस है उसके मुतासरीन तो सारे हैं। क्या हुकूमत ने किसी मरहले के ऊपर कोई बातचीत की, क्या एतमाद में लिया? जी नहीं, ना हुकूमत ने लिया ना उन्होंने लिया। और ये उस वक्त देखें आप, कोई भी आलमी फरीक बनता है जब किस चीज में आता है तो उस वक्त कम से कम दोनों फरीकन उस पर अपना एतमाद का इजहार करते हैं और कहते हैं ठीक है जी आप हमारा मसला हल कर दे, उसी वक्त वो मसला हल करेगा ना। तो अभी तक दोनों फरीकैन ने इस सूरत हाल में हमसे दोनों ने रब्ता नहीं किया, वो अपने तौर पे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ वो मसाइल हल नहीं करना चाहते, वो इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी पे चलना चाह रहे हैं, दोनों फरीक जिस तरह चल रहे हैं। तो अगर इसी तरह डंग टपाओ पॉलिसी चलती रही तो गौरी साहब आप समझते हैं कि हुकूमत भी चलती नजर आती है आपको? फिर नहीं, हुकूमत तो मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो जितनी मर्जी बातें कर लें, चाहे ये कह दें जी इकानमी यहाँ तक पहुँच गई है, चाहे वो कह इंडेक्स जितने मर्जी ऊपर नीचे कर लें, जब तक के बुनियादी तौर पे आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा, नीचे आम आदमी तक हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब ये जुबानी जमा खर्च मीडिया पे बैठ के दे देना कि ये हो रहा है वो हो रहा है जी, अब तो महंगाई रुक रही है, अब देखो पेट्रोल की कल कीमतें ने बढ़ाई हैं, तो ये असरात तो नीचे तक आते हैं। आम आदमी मुतमईन नहीं है हुकूमती कारकर्दगी। इसमें एक बात क्लियर कर दूं आपको, आम आदमी कहीं भी हुकूमती कारकर्दगी से क्लियर मुतमईन नहीं है। हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, हालात बनाने पड़ेंगे, और अपनी तमाम तर तवज्जो सियासी लड़ाइयों की बजाय, सियासी माहौल पे लगाने के बजाय मुल्क की मईशत और अमन व अमान पे खसूसी तवज्जो देनी होगी। मुल्क के दो सूबों की सूरत हाल, बल्कि मैं सिंध को भी उसके साथ ज्वाइंट करता हूँ, सिंध में आप शाम असर के बाद सफर नहीं कर सकते, तो 3 सूबों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तो हुकूमत को इधर तवज्जो देनी होगी, ना सूबाई हुकूमतों में डालें, बल्कि वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला इस पर खसूसी तवज्जो दें। अच्छा गौरी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगले 2-4 माह में कोई सियासी इस्तेहकाम, कोई बेहतर सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही? इन हालात पे तो नजर नहीं आ रहा है, जो हालात आज चल रहे हैं इनमें तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इसी तरह का रहेगा। और नजर नहीं आ रहा कि कहीं सूरत हाल कहीं जाके ब्रेक करेगी, क्योंकि कोई जबरदस्ती इनसे करवा दे तो मैं नहीं कहता हूँ पकड़ के कि डंडा आ जाए और कहे जी करो, ये करना है आपको दोनों तरीकों को, तो फौरी तौर पर तो ऐसी सूरत हाल बनती के नजर नहीं आ रही। ठीक, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश किए गए हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन तो बनाया ही नहीं जा सकता, अगर वो ये कह रही है कि अपने बुनियादी मुतालबात से दस्तबरदार हो चुके हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात का क्या चौथा राउंड होगा? क्या तहरीरी तौर पर हुकूमत जवाब देगी? और क्या इसी तरह के ये एलामिया मुज़ाकरात के होते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। मुज़ाकराती टीम के रुकन है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहिबजादा साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने की है, उससे हमारा तासुर छोड़िए कि क्या है क्या नहीं है, आपकी नज़र में बतौर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन क्या तासुर मिला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जी, बड़ी डिटेल्ड। उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए थे, आप अगर वो सुन लें तो आपको पता लग जाएगा जी कि मेरा क्या मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत अब भागने के हीले बहाने तलाश कर रही है। पहले ये कहते थे कि मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दें,
पहली मीटिंग के अंदर भी इनको क्लियर किया कि जुडिशियल कमीशन डिमांड है, दूसरी मीटिंग में भी क्लियर किया, आज तीसरी मीटिंग में इन राइटिंग इनको दे दिया। तो अब बौखलाहट का शिकार हैं। मेरी अपनी एक फर्स्ट असेसमेंट है जी, और वो ये है कि ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्राफ्ट को बड़ा नरम नौयत का होगा, इसमें इमरान खान साहब का नाम लिखा गया होगा की रिहाई हमें मतलूब है, दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप का नाम लिखा गया होगा, लेकिन ये ड्राफ्ट इनकी तवक्कुआत से 90 डिग्री डिफरेंट आया है और ये बड़ा कंप्रिहेंसिव तरीके से तैयार हुआ ड्राफ्ट था। क्योंकि हमारे पास इतलात थी कि यह बयानिया बनाया जाएगा अगर इमरान खान साहब का नाम उसमें होगा कि देखें जी ये इमरान खान साहब ने एनआरओ मांग लिया, तो अब एनआरओ वाला बयानिया तो वो बन नहीं सका। अगर इनको जुडिशियल कमीशन के ऊपर मामला थे और ये समझते थे कि जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता तो पहली मीटिंग में बता देते हमें, दूसरी मीटिंग में हमें बता देते। दूसरी मीटिंग को छोड़ें, आज जब हमने तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए हैं तो उस वक्त ही बता देते कि नहीं बन सकता था। अंदर बात कुछ और थी, बाहर बात कुछ और थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती बौखलाहट का, जंजलाहट का और हुकूमती शिकस्त का पहला शाखसाना ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपके सामने आया है जी। देखिए, मैं आपको एक और बात अर्ज करूँ जी कि ये जो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिस्टें नहीं है, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे जो कातिल हो सिर्फ नहीं हो सकता, हमारी अफराद की कातिल ये हुकूमत है, हमारे शोहदा के उनकी जिम्मेदारी ये हुकूमत है। इनको ये लिस्ट हम क्यों दें जी? ये लिस्ट हम देंगे उस जुडिशियल कमीशन को जिसने इसे इन्वेस्टिगेट करना है। लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, इतना खुश होने की या इस किस्म की बातें करने की मेरा ख्याल उनको जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि मुज़ाकरात के अंदर जो ये बातें उन्होंने पॉइंट्स बाहर आके रेज किए हैं, ये पॉइंट अंदर रेज कर सकते थे। पढ़ा गया है, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा ये अंदर पढ़ा गया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अब आगे जाने वाली बात ये है, हमने अंदर भी ये बात क्लैरिफाई कर दी कि अगर तो ये जुडिशियल कमीशन बनाने के ऊपर प्रिंसिपली हुकूमत एग्री करती है और हमें आगाह करती है, तो उस सूरत में तो चौथी मीटिंग हो सकती है कि TOR हमने लिख के दे दी है, को हुकूमत ने अपने लेके आने होंगे, वो जजेस के नाम डिस्कस करने होंगे, तो उस सूरत में तो हम कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हुकूमत को प्रिंसिपली एग्री करना पड़ेगा जुडिशियल कमीशन पे। अगर हुकूमत एग्री नहीं करती तो फिर ना करे जी, हमारा क्या है उसमें। जब मीटिंग हुई उसमें जो बाकी सियासी जमातें बैठी थी उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? देखिए, जो बातचीत हुई है उसके अंदर जो हुकूमती कमेटी के अराकीन थे उन्होंने तो आज बाहर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक भी अंदर नहीं अदा किया, सिवाय एक जुमले के जो ये था कि ये तो हमें चार्जशीट किया गया है। इसके अलावा तो और कोई चीज उन्होंने अंदर नहीं रखी, ना जुडिशियल कमीशन के हवाले से कोई बात की, ना शुहदा की लिस्टों की बात की, ना जख्मियों की लिस्टों की बात की, ना किसी किस्म की कोई बात की, बल्कि ये कहा गया कि आपने अपने TORs दे दिए हैं, अब हम और तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो वापस जाएंगी अपने अपने पार्टी सरबराहान से करने के बाद हम आपको आगाह कर देंगे। दैट्स इट जी। अच्छा हामिद रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि बादियुन नज़र में अंदर अगर बैठ के ऐसा तासुर नहीं है जैसा तासुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रहा है, तो इसके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, उसके अंदर मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया जी कि मेरी मुझ समेत कुछ और भी जो हमारे साथ गट फीलिंग ये है कि ये जो ड्राफ्ट है ये इतना वेल क्राफ्टेड है, ये इतने बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है कि ये नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हमारे ड्राफ्ट की बुनियाद के ऊपर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर का बयानिया खेला जाना था, इस NRO का बयानिया खेला जाना था। हमने को ऐसा लूप होल छोड़ा ही नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत को सियासी बयानिया डेवलप कर सके, और ना ही हम अपने बयानिए से पीछे हुए। हमने हुकूमत को भी चार्जशीट किया, हमने अपने शुहदा का तस्करा भी किया, हमने जख्मियों का तस्करा किया, हमने मिसिंग पर्सनस का तस्करा किया। तो वो जुंझलाहट जो थी वो हमें उसका एहसास हो चुका था कि ये इतना बेहतरीन तरीके से सामने आया है कि अब कोई चीज बन नहीं पा रही कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया जाए। तो इसी किस्म का रिस्पॉन्ड आ सकता था जी। फिर तो अब आप क्या देख रहे हैं? फिर मैं वही एक सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि अगली मीटिंग का कोई टाइम पैगाम आ गया आपको, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी से राब्ता हुआ आपका? नहीं जी, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ जी। अगली मीटिंग का राब्ता जाहिर है
स्पीकर कौमी असेंबली को ही आगाह किया जाता है जिस भी हवाले से को बात की जानी हो, फिर स्पीकर ऑफ चैम्बर से दूसरे फरीक से रब्ता किया जाता है। तो हमारा किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ जी अगली मीटिंग के हवाले से। अच्छा हामिद रज़ा साहब, एक मुलाकात का चर्चा हुआ, पहले डिक्लाइन हुई, बाद में एतराफ़ हुआ, तौजी बैरिस्टर गौहर ने यह बयान की कि मैं बानी से बात करने के बाद कोई बात कहना चाहता था, उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहता था। तो उसके ऊपर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप ये माजी करीब में भी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारे दर पे खड़े होकर कहीं और ना झांकें। तो अब ये हुकूमत को अगर खदशा हो तो फिर हुकूमत क्या पैरामीटर्स इख्तियार करे? अच्छा सर, उसके अंदर मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, ये दर पे खड़े होने वाली कोई बात नहीं है। ना हम हुकूमत के दर पे खड़े हैं, ना हम किस किस्म के लोग हैं। हम तो अपने मुतालबात लेके आए थे जो हमने कैटेगोरिकली वहां पर रख दिए। जो मुलाकात है, मुलाकात के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर तो बैरिस्टर गौहर साहब भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत पैनिक का शिकार क्यों है। वो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि मुलाकात हुई नहीं, और फिर वो जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर चली उसके अंदर कहा गया कि मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। तो उसमें कन्फ्यूजन है जी इस सारे मामले के अंदर। लेकिन हमें वाज़ह तौर पर हुकूमती सफ़ों में तो एक पैनिक नज़र आ रहा है जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपका एक बड़ा अच्छा वक्त साथ रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। मौलाना साहब का गिला है कि पीटीआई ने अब किसी भी मुज़ाकरात या किसी भी मामले में हम एतमाद में बिल्कुल नहीं लिया। जी देखिए, मैं उसके ऊपर मैं आपको पता है जी राना साहब, मेरे वालिद और हम तो आर्च राइवल रहे हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब के। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के मौका के ऊपर फैसला किया गया और मुझे कहा गया कि आप भी उस डेलीगेशन में मौलाना के पास जाएं एक जज्बा खैर सगाली के तौर पर। तो हम गए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है वो हमसे मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। और फिर कुछ बयानात उनकी जमात की तरफ से भी ऐसे आए जिसमें हमारी KPK की गवर्नमेंट को हिट किया गया, मुख्तलिफ बातें की गई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि नहीं लिया गया। लेकिन वो मुलाकात तो हो जाएगी। अपोजिशन जमातों से राब्तों का कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से, असद कैसर साहब को और उमर अयूब साहब को। तो मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो इसके ऊपर जल्दी से लाही अमल आपके सामने आ जाएगा जी। इस पे जल्दी लाहे अमल आ जाएगा। अपोजिशन जमातों के दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रज़ा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बीच में ही जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तर्जुमान असलम गौरी साहब ने। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हम उस खित्ते के बासी हैं जहाँ पे हमें कभी माशरती तौर पे तकसीम किया गया, कभी तबकाती तौर पे, कभी मज़हब की बुनियाद के ऊपर और कभी फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अहद रफ्ता की बहुत सारी दास्तानें हैं जो अहद हाजिर के अंदर भी जिसकी मिसाल हमें देखने को मिलती है। हम इस जाल से किस तरीके से निकल पाएंगे? क्या ये वक्त कभी ख़त्म हो सकेगा कि जब किसी पहलू को एक ऐसी आंख से देखा जाएगा जो आंख सही को परख सकती है और वो किसी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा प्रोपेगेट नहीं कर सकती कि जिससे मुआशरे के अंदर किसी ऐसी आग को जन्म दिया जा सके जो मुआशरे को जला के खाकिस्तर करते? लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते, यानी कहने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में ज़बान चाहिए परवरदिगार की। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे मुकद्दमात ऐसे हैं और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जहाँ पे तौहीन रिसालत पर मबनी मवाद शाया किया जाता है, नशर किया जाता है, उसकी इशाअत व तरवीज की जाती है। उसके पीछे के मकासद क्या हैं, उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। और बहुत सारे लोग इसे ये कहते हैं कि ये इस शख्स को जाल में फंसाने के लिए था। अब इसको क्लैरिफाई किस तरीके से किया जा सकेगा कि जिससे हम एक ऐसे रास्ते के मुसाफिर बन सकें जो रास्ता हमें खटाई की तरफ ना लेकर जाए। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राव अब्दुल रहीम साहब ने। राव अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव अब्दुल रहीम साहब, इस वक्त जो बुनियादी तौर पे मसला है, आपका शुक्रिया। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राव साहब, उसमें यह कहा गया कि बहुत सारी वकाला बरादरी ऐसी है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन जो केसेस को पकड़ती है और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने ज़ाती मकासद हासिल करती है, ये ज़ाती फ़वाइद हासिल करती है और इस पे इस्लाम को लाया जाता है। अब ये एक ऐसा हसास मौजू है कि जब बोलते हुए ज़बान भी अक्सर लग्ज़िश खा जाती है।
क्या आप इसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाएंगे कि वो जो दूसरा तबका मौक़िफ़ अपना रहा है किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है, या किस हद तक प्रोपेगेंडा है? राना साहब, ये देखिएगा कि ऐसा अगर हुआ, करोड़ों रुपए दिए गए तो किसी मकासद के लिए दिए गए होंगे, कोई फ़ायदा हासिल किया गया होगा, वो फ़ायदा भी सामने लाए जाए। करोड़ों रुपया कोई 10 रुपये तो नहीं है कि गाड़ी का शीशा खोला और 10 रुपये बाहर दे दिए। उसकी कोई एविडेंस होगी, वो एविडेंस सामने लाई जाए। हम तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से कोई कहे कि 10 रुपये दिए हैं उसने, चंदे के नाम पे दिए हैं, चलें भत्ते के नाम पे दिए हैं, चलें सुलह के नाम पे दिए हैं, ब्लैकमेलिंग के नाम पे दिए हैं, कोई लाए ना रिकॉर्ड ऐसा, या उस रकम से हमने क्या मुफाद हासिल किया या उन्होंने उनको क्या मुफाद दिया, हमने वो मुल्ज़म को कोई बेनिफिट मिला होगा, कोई मुल्ज़म बरी हुआ होगा, किसी की ज़मानत हमारे कहने पे हुई होगी, कोई बेगुनाह हुआ होगा, कोई डिस्चार्ज हुआ होगा, ये तो सारे अदालती रिकॉर्ड से आ सकता है। तो लाए ना एक रिकॉर्ड भी ऐसा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो लाएं सामने। आप ही के सोशल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से प्रोग्राम उस रोज से हो रहे हैं और उन पे अफराद बैठ बैठ के ये कह रहे हैं मैंने तो नहीं दिए, मैंने सुने हैं। कोई कह रहा है कि वकीलों को, वो तो उनके वकीलों को स्पेन से पेमेंट आ रही है, वो सब मान रहे हैं कि उनके जो वकालत कर रहे हैं ब्लास्फेमरों की, उनको पेमेंट बाहर से आ रही है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि बाहर से आ रही है, लेकिन इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि जो मुल्क का कानून तोड़ेगा उस पे कानून एक्टिव होगा। राव साहब, इस पे कोई शक नहीं, मुल्क का कानून तोड़े, ब्लैकमेलिंग, पैसों की वो लानत, ये ऐसी चीजें कहने के कोई आदमी नहीं बच सकता। जो मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहता है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक उतनी ही मौजूद स्टेट है जितनी अमेरिका है या यूरोप है। उसी तरीके से पाकिस्तान में कानून एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कहता है कि ऐसे एप्लीकेबल नहीं होता, बिल्कुल झूठ बोलता है। और ये आपके सामने लोग पकड़े हुए हैं, इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने तौहीन रिसालत की। और तौहीन रिसालत क्या है सोशल मीडिया पे, मैं उसका ज़रा आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि वो तौहीन रिसालत है क्या। उसमें ये कौन करवा रहे हैं? एथिस्ट, इल्यूमिनाटी 666, फ्री मैसन्स और शिवसेना का बागी ग्रोह, ये पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहता है। ये तौहीन रिसालत करवा रहे हैं। इनमें से कौन सा आदमी हमें पेमेंट दे रहा है? या ये सहूलतकार हमें पेमेंट दे रहे हैं, या ये पपट हमें पेमेंट देंगे, ये हमें खरीदेंगे? कोई बात वो करें जो काम इनसे हो सकता हो। ये खुद पैसे लेके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी भी फीस लेते हैं और कहते हैं कि जनाब फलां जगह से पेमेंट हो रही है, तो देना एविडेंस। इनकी एविडेंस तो खुद इनके बंदे बोल के चले गए। राव साहब, क्या हल है इस घिनौने खेल के खात्मे का और इस घिनौने जुर्म के खात्मे का? दोनों कानून की अमलदारी किस तरह होगी? कानून की अमलदारी, कानून की पासदारी, और सबसे ज्यादा अवेयरनेस। आप भी मेरा साथ दें, मैं भी आपका साथ दूं। आए, खुद को समझें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी नस्ल को समझाएं कि मुल्क के अंदर वो काम किया जाए। सोने से पहले कम से कम अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा जाए कि वो सोशल मीडिया जो मैंने आज देखा है वो बाज़पुरस के काबिल है या तारीफ के काबिल है। अपने बच्चे से पूछा जाए कि जो उसने सोशल मीडिया देखा है वो बाज़पुरस के काबिल है या तारीफ के काबिल है। बैठकर ये कहना बड़ा आसान है कि जनाब एक तस्वीर लड़की ने भेज दी, एक तस्वीर वापस भेज दी, ब्लॉक कर दिया, FIA ने जाली केस बना दिया। मुझे बताएं, ये 450 सफ़ों की फ्रांसिक रिपोर्ट है, ये एक तस्वीर है। इसका वालिद भी कहता फिर रहा है कि जनाब एक तस्वीर लड़की ने भेजी और मेरा बच्चा उठा के ले गई FIA। ये 450 की उसके मोबाइल की फ्रांसिक रिपोर्ट है, ये एक तस्वीर है उसकी। कहा गया कि जनाब नाबीना आदमी कैसे ब्लास्फेमी कर सकता है? जी, एक नाबीना मुल्ज़म है, वो कैसे ब्लास्फेमी कर सकता है? ये देखें इस ग्रोह का कैसे बड़े घनौने फेल है। FIA कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। नाबीना आदमी वेल्डर हो सकता है, नाबीना आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है, नाबीना आदमी जो है लकड़ी की छत, सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़ सकता है, नाबीना आदमी फैक्ट्री में मुलाजमत कर सकता है। लेकिन वही नाबीना आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? नाबीना है ना जी। ये ड्रामे बंद कर दें। अदालतों ने 32 लोगों को सजाएं सुना दी, इसका मतलब अदालतें भी गलत कर रही हैं। वो बताएं ना कि कौन सा आदमी का ट्रायल के दौरान केस साबित नहीं हो सका सोशल मीडिया के मुल्ज़म का। अच्छा, ये आप कितनी मजबूत एविडेंस है? राव साहब, अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 600 के करीब इस वक्त मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं। सवाल एक ये है कि क्या आपका सारा फोकस सोशल मीडिया के ऊपर ही है? अगर तो ये है तो फिर तो सबूतों की बुनियाद के ऊपर होगा।
एक और पहलू भी है। बारहा हमारे ममालिक में इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं और फिर उसके ऊपर गिरोह जो हैं वो मौके पे ही मार देते हैं और फिर बाद में वक्त के बाद पता चलता है कि ये किसी ने प्रोपेगेट किया था। तो उन केसेस के हवाले से तरीक़ाकार क्या हो जिसको जांचा जा सके, परखा जा सके? ये जो आप पहलू बता रहे हैं इस पे तो साफ साफ एविडेंस है, वो तो फॉरेंसिक होके पता चल जाएगा। इतनी तो यासिर रशीद मुखातिब हूं सर आपसे। राना साहब, इतनी तो एप्रिसिएशन फिर एफआईए की बनती है ना। इनके बयान के मुताबिक 700 या 900 लोग पकड़े गए, लेकिन एक जगह भी लाकानूनियत नहीं हुई, किसी आदमी ने कानून हाथ में नहीं लिया। फिर इतनी एप्रिसिएशन तो अवाम की भी बनती है कि वो कानून शिकन नहीं, कानून पसंद है। और इतनी एप्रिसिएशन एफआईए की भी बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हिकमत से काम किया कि किसी जगह पे कानो कान खबर नहीं हुई और मुल्जम जो है अदालत के कटहरे में पहुंचा और अदालत ने उसका फैसला भी कर दिया। ये एप्रिसिएशन तो बनती है ना। ये एप्रिसिएशन तो दी जाए इदारों को, अवाम को, उन वकला को जो फ्री ऑफ कास्ट इस मुल्क को के अमन को बचाने के लिए, इस मुल्क की तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क की नस्ल को बचाने के लिए, अपने अकायद को बचाने के लिए लगे हुए हैं दिन रात एक करके। सर मेरा यासिर रशीद मुखातिब हूं। मेरा वो और जहां तक आपने कहा कि मिसयूज क्या है, तो जी मिसयूज वाला, मिसयूज वाला कि जिसको अब इसके ऊपर तो कोई भी मोमिन अपने दायरा कार से, इस्लामी दायरा कार से बाहर निकल जाएगा अगर वो ये समझे कि नहीं इस पे छोड़ देना चाहिए, वो रास्ता ही क्या जिस पे चलना। लेकिन इसके नाम के ऊपर जो मिसयूज करते हैं उनका क्या हासिल हुसूल हो? देखिए, मैंने तो आपको बताया ना, सोशल मीडिया हम डील कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे तो मिसयूज वाला कंसेप्ट और अल्फाज गलत हैं। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जितने केसेस हमने देखे हैं, जितने लोगों ने हमसे रब्ता किया, जितने मुद्दइयों ने हमारे पास फाइल भेजी है और जिन फाइलों को हमने एफआईए से भी काउंटर चेक किया, करवाया, अदालत में देखा, ट्रायल किए, उनमें से कोई मुल्ज़म भी बेगुनाह नहीं है। कोई मुल्ज़म भी ऐसा नहीं है जिसने एक या दो दफ़ा शेयरिंग पे किसी एफआईए ने पकड़ लिया हो। ये वो लोग हैं जो या तो मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी कंसेप्ट में ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेसिव मुबल्लिग बने हुए हैं उस सारे चीज़ के। ये एक अलग कम्युनिटी बनना चाह रही है, ये एक अलग मज़हब बनना चाह रहा है। जहाँ तक आपका आ गया दूसरी साइड पे मिसयूज़ पे, तो मिसाल दीजिए ना कि जी यहाँ मिसयूज़ हुआ, उसका हल होगा। उसका हल हमने अदालत में भी जमा करवाया, रेलिवेंट इदारों को भी दिया, पुलिस के हाई अफसर्स को भी दिया, एफआईए के भी हाई अफसर्स को दिया। जो लोग इसको कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं इनकी केसेस की मुद्दई साइड से, उन सब ने हल दिया है कि आप ये पैरामीटर्स लगाएं तो यहां पे कोई मिसयूज नहीं आ सकता। फिर आप वो पैरामीटर्स इस्तेमाल कर लें। आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी ने ब्लास्फेमी की है लेकिन एसएचओ उसकी पर्चा ही नहीं दर्ज कर रहा, तो क्या करेगा वो? उस एसएचओ को फारिग नहीं किया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि जी ये आदमियों ने कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। कानून पे एप्लीकेबल करवाएं ना, आप उसकी इस चीज की एप्रिसिएशन करें ना आप एफआईए की कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने लोगों को कानून हाथ में लेने से पहले आपने उन लोगों को हाथ में ले लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्यों कोई आदमी अपनी जान जोखों में डालेगा? वो रियासत पाकिस्तान के इदारों को बताएगा कि ये आदमी मुल्ज़म है, इसके खिलाफ प्रोसीड करें, और जब उसके खिलाफ प्रोसीड होगा तो पता चल जाएगा अदालत के अंदर कि वो बेगुनाह है या उसके मुजरम है। तो यही प्रोसेस हर मुहज़्ज़ब माशरे में है। इसीलिए बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर मुल्क बनाया, इसीलिए बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर ये कानून बनाए कि इसमें किसी बेगुनाह पे अगर इल्जाम लगता भी है तो कानून की छलनी से वो गुजर न सके। अच्छा सर, राव साहब एक आखिरी सवाल ये कि आपका बड़ा बारीक बीनी से मुशाहिदा है इन तमाम केसेस के ऊपर, आपने परखा इनको, परसू किया इन पे, क्या कोई ऐसे केसेस भी सामने आए कि लोगों ने आपसे राबिता किया हो कि हमारा नाम, हमारी तस्वीर या हमारा अकाउंट इस्तेमाल करके कोई और हमें इस जाल के अंदर बुनना चाह? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एफआईए के पैरामीटर्स हैं, जो उन्होंने एसओपीज अपनाए हुए हैं, जो कानून ने उनको दिए हुए हैं, जो पूरी अदलिया ने उनको इंटरप्रेट करके दिए हुए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहने की बात है कि शायद किसी ने इल्जाम लगाया और एफआईए जाके उसको पकड़ लेती है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है। नहीं सर नहीं, मैं सर ये कह रहा हूं कि बिल फर्ज अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे नाम से मेरी तस्वीर लगा के कोई अकाउंट बनाया हुआ है और उसको कोई चला रहा है और उससे ऐसा मवाद शेयर हो रहा है,
क्या ऐसी चीजें भी रिपोर्ट हुई किसी की जानिब से कि हिफ्ज़े मातकद्दुम उसने खुद FIA में रिपोर्ट कर दिया हो? अगर ऐसा होगा भी तो आप तक नहीं पहुंचा जाएगा जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। यही मैं अर्ज करने लगा हूं, टेक्नोलॉजी उस आदमी की तरफ लेके जाएगी जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। यूजर पकड़ा जा रहा है जिसके नाम का पे रजिस्टर्ड है कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी अकाउंट, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। यानी एंड यूजर को पकड़ेंगे जहां से उसकी user है, बुनियाद बन रही है और जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको वही इस्तेमाल कल्प्रेट है। वही कल्परेट है। और इसी तनाजुर के अंदर जो लोग मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं और मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाने की तगदो कर रहे हैं, उनको सराहत हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राव अब्दुल रहीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।